विद्यार्थियों, आज के अध्ययन में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 इतिहास के बोर्ड परीक्षा के ब्लूप्रिंट के आधार पर अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको ज्ञान है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 12 इतिहास की ब्लूप्रिंट जारी कर दी गई है और इसी ब्लूप्रिंट के आधार पर हमारी कक्षा 12 के अध्याय 13 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन से निबंधात्मक प्रश्न जो कि 4 अंक का होगा वो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। इस अध्याय से आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि अथवा में होंगे, चॉइस में होंगे, जिसमें से आपको एक प्रश्न करना होगा। तो आइए विद्यार्थियों, आज हम इस अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण निबंधात्मक प्रश्नों का अध्ययन करते हैं और निश्चित रूप से इन्हीं प्रश्नों में से आपको परीक्षा में भी प्रश्न प्राप्त होने की संभावना है। तो आइए विद्यार्थियों, आज के अध्ययन की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ जुड़िए और आगे बढ़िए। महात्मा गांधी से संबंधित इस अध्याय में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसमें पहला प्रश्न है प्रश्न 1। महात्मा गांधी एक राजनीतिक नेता के साथ साथ एक समाज सुधारक व एक आर्थिक सुधारक भी थे, स्पष्ट कीजिए। विद्यार्थियों, यही प्रश्न अन्य स्वरूप में भी पूछा जा सकता है। वह प्रश्न हो सकता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के योगदान का वर्णन कीजिए। इसके अतिरिक्त इसी प्रश्न को आपसे पूछा जा सकता है कि भारत को आज़ादी दिलाने में गांधी जी की भूमिका स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार विद्यार्थियों, हमने अलग अलग 3 प्रश्न देखे हैं, लेकिन इन तीनों प्रश्नों का उत्तर लगभग आपको एक ही प्रकार से लिखना है। तो आइए विद्यार्थियों, उत्तर देखते हैं किस प्रकार लिखेंगे। एक आदर्श उत्तर है जिसे आपको याद करने का प्रयास करना है और समझने का प्रयास करना है कि इसे परीक्षा में किस प्रकार से लिखना है। उत्तर: भारत को आज़ादी दिलाने में गांधी जी की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। इसमें हम पहला मुख्य बिंदु लेंगे कि गांधी जी एक राजनीतिक नेता के रूप में। उत्तर: गांधी जी ने प्रारंभ में सत्याग्रह और शांतिपूर्ण अहिंसा का सहारा लेकर भारतीय जनमानस में राष्ट्रीयता का प्रचार किया। इसमें पहला बिंदु किसान आंदोलन। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद गांधी जी ने 1917-18 में चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह व अहमदाबाद के मिल मजदूरों के संघर्ष में शामिल होकर किसानों व मजदूरों की शिकायतों को दूर करने के लिए आंदोलन किए। दूसरा बिंदु असहयोग आंदोलन। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया। उनके कहने पर भारत के सर्व समाज ने अंग्रेजों के साथ असहयोग किया। तीसरा बिंदु सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। उन्होंने नमक कानून तोड़कर समस्त भारत में राष्ट्रीयता का प्रचार किया। चौथा बिंदु भारत छोड़ो आंदोलन। अगस्त 1942 में गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया और अंग्रेजों को यह एहसास करा दिया कि अब वे भारत में ज़्यादा दिन नहीं रह सकते। पांचवा बिंदु भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन बनाना। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को अपनी महत्वपूर्ण सभाओं, भाषणों, सत्याग्रहों से जन आंदोलन बना दिया। विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने इन 5 बिंदुओं के माध्यम से यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि गांधी जी एक राजनीतिक नेता के रूप में थे, जिसमें पहला बिंदु था किसान आंदोलन, दूसरा बिंदु था असहयोग आंदोलन, तीसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, चौथा भारत छोड़ो आंदोलन और पांचवा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन बनाना। विद्यार्थियों, इन सभी बिंदुओं को आपको कंठस्थ करना है और बिंदुवार उत्तर लिखने का प्रयास करना है। अब हम गांधी जी को एक समाज सुधारक के रूप में देखेंगे। गांधी जी एक समाज सुधारक के रूप में, जिसमें पहला बिंदु है हिंदू मुस्लिम एकता की समर्थक। गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने सांप्रदायिक दंगों का घोर विरोध किया और देश में शांति बनाए रखने की अपील की। खिलाफत आंदोलन के साथ साथ असहयोग आंदोलन को जोड़कर हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने के भी प्रयास किए। दूसरा बिंदु अस्पृश्यता का विरोध। समाज सुधारक के रूप में उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया, यथासंभव दलितों का उद्धार किया तथा अछूतों को हरिजन नाम से संबोधित किया। तीसरा बिंदु कुरीतियों का विरोध। गांधी जी ने बाल विवाह का विरोध किया, स्त्री शिक्षा पर बल दिया तथा भारतीयों को सभी धर्मों के बीच
सच्चा संयम लाने पर बल दिया। इस प्रकार उन्होंने सभी धर्म के बीच में एक रूपता स्थापित करने का प्रयास किया। विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने गांधी जी को एक समाज सुधारक के रूप में देखा, जिसके तहत उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की स्थापना की, अस्पृश्यता का विरोध किया व कुरीतियों का विरोध किया। आगे बढ़ते हैं। अब हम महात्मा गांधी को एक आर्थिक सुधारक के रूप में देखेंगे। आर्थिक सुधार के रूप में गांधी। पहला बिंदु, चरखा चलाने खादी पर बल। आर्थिक स्थिति के सुधार के लिए उन्होंने चरखा चलाने तथा खादी पहनने पर बल दिया, जिससे देशी कपड़ा उद्योगों को बढ़ावा मिला। गांव के विकास और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। वे इस बात के विरुद्ध थे कि धन का केंद्रीकरण केवल कुछ लोगों के हाथों में हो जाए। दूसरा बिंदु, अहमदाबाद मिल आंदोलन का समर्थन। 1918 में अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों की मांगों के समर्थन में गांधी जी ने आंदोलन कर भारत के सभी वर्गों में आर्थिक समानता लाने पर जोर दिया। तीसरा बिंदु, किसानों के आर्थिक हितों के समर्थक। गांधी जी किसानों के हित के लिए लड़े तथा उनकी रक्षा के लिए आंदोलन किए। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह इसके उदाहरण हैं। गांधी जी के ऊपर वर्णित कार्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि गांधी जी एक राजनीतिक नेता के साथ साथ एक समाज सुधारक व आर्थिक सुधारक भी थे। भारतीय आज़ादी के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने पहला महत्वपूर्ण प्रश्न पूरा किया है और इस प्रश्न का उत्तर देखने के पश्चात हम ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार गांधी जी ने भारत को आज़ादी दिलाने में अपनी भूमिका स्पष्ट की, उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया। हम साथ ही यह भी लिख सकते हैं कि महात्मा गांधी एक राजनीतिक नेता के साथ साथ एक समाज सुधारक व आर्थिक सुधारक भी थे। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, इस प्रश्न के उत्तर को आप तैयार कीजिए, याद करने का प्रयास कीजिए और परीक्षा में पूछे जाने पर आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से लिखने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको 4 में से 4 अंक प्राप्त हो सके। आइए हम दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न का अध्ययन करते हैं। प्रश्न नंबर 2, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन के कार्यक्रमों एवं प्रगति पर लेख लिखिए। आपको इस प्रश्न में असहयोग आंदोलन से संबंधित तथ्यों को पूछा गया। इसी प्रश्न को आपको दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। प्रश्न बन सकता है, असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के एक युग का ही नाम हो गया। महात्मा गांधी के अमेरिकी जीवनी लेखक लुई फिशर के उक्त कथन के संदर्भ में असहयोग आंदोलन की व्याख्या कीजिए। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न में महात्मा गांधी की जो जीवनी लिखी गई है, अमेरिकी लेखक है जिनका नाम है लुई फिशर, उनके कथन को संदर्भ में रखते हुए प्रश्न पूछा गया है। तो आइए विद्यार्थियों, दोनों प्रश्नों का उत्तर जो कि असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में प्रगति है, उसका हम वर्णन करते हैं। उत्तर, असहयोग आंदोलन की शुरुआत के कारण। 1920 में गांधी जी द्वारा संचालित असहयोग आंदोलन के निम्न कारण थे। अब हम एक एक करके असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने से पहले भारत में क्या भूमिका थी उसका वर्णन करेंगे। पहला, रॉलेट एक्ट। ब्रिटिश सरकार ने 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया, जिसके अनुसार किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद किया जा सकता था। गांधी जी ने देश भर में रॉलेट एक्ट के विरोध में आंदोलन चलाया। दूसरा बिंदु, जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा पर जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई। 400 लोग मारे गए, सैकड़ों लोग घायल हो गए। तीसरा बिंदु, खिलाफत आंदोलन। गांधी जी ने हिंदू और मुसलमानों में एकता उत्पन्न करने के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। इस प्रकार असहयोग आंदोलन से पूर्व भारत में जो स्थिति थी वह इस प्रकार थी। रॉलेट एक्ट के परिणाम से जनता दुखी थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो चुका था और गांधी जी खिलाफत आंदोलन के समर्थक बन गए थे। इन तथ्यों के साथ साथ ही असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम और प्रगति देखना भी आवश्यक है। आइए विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम और प्रगति। पहला कार्यक्रम है बहिष्कार। इसके तहत सरकारी स्कूलों तथा कॉलेजों का बहिष्कार किया गया, सरकारी उपाधियों तथा अवैतनिक पदों का बहिष्कार किया गया, सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार किया गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। दूसरा बिंदु, हड़ताल।
कई कस्बों और नगरों में श्रमिक वर्ग हड़ताल पर चले गए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1921 में 300 हड़तालें हुई, जिनमें 6 लाख श्रमिक शामिल थे। अगला बिंदु, स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा। स्वदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहित किया गया, जिससे भारत में राष्ट्रीयता को प्रचार मिला। अगला बिंदु, उत्तरी आंध्र के पहाड़ी लोगों ने वन्य कानूनों का उल्लंघन किया, अवध के किसानों ने कर नहीं चुकाए। चौरी चौरा कांड और असहयोग आंदोलन की समाप्ति। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा नामक गांव में पुलिस ने कांग्रेस के सत्याग्रहियों पर गोलियां चलाई तो उग्र भीड़ ने थाने में आग लगा दी। इसके फलस्वरूप थानेदार तथा 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। चौरी चौरा कांड से गांधी जी को प्रबल आघात पहुंचा और उन्होंने आंदोलन को स्थगित कर दिया। अब हम देखेंगे कि असहयोग आंदोलन का महत्व क्या है एवं प्रभाव क्या है। पहला, सकारात्मक आंदोलन। महात्मा गांधी जी के अमेरिकी जीवनी लेखक लुई फिशर के अनुसार असहयोग आंदोलन भारत के और गांधी जी के जीवन के युग का ही नाम हो गया। असहयोग शांति की दृष्टि से नकारात्मक किंतु प्रभाव की दृष्टि से बहुत सकारात्मक था। इसके लिए प्रतिवाद, परित्याग तथा स्व अनुशासन आवश्यक थे। यह स्व शासन के लिए एक प्रशिक्षण था। दूसरा, अंग्रेजी राज की नींव हिलना। 1857 के विद्रोह के बाद पहली बार असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी राज की नींवें हिल गई थी। अंग्रेजी राज को यह स्पष्ट हो गया था कि अब वह भारत में ज़्यादा दिन नहीं रह सकते। तीसरा बिंदु, जन आंदोलन। असहयोग आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन को व्यापक एवं जनप्रिय बना दिया। चौथा, राष्ट्रीयता का प्रसार। असहयोग आंदोलन ने देशवासियों में राष्ट्रीयता का प्रसार किया। विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने इस प्रश्न के उत्तर में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम और प्रगति का मूल्यांकन किया है, उनको स्पष्ट करने का प्रयास किया है। आपको प्रारंभ में बताना है कि 1920 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन जब प्रारंभ किया गया तो उस समय क्या स्थिति थी, शुरुआत के कारण क्या थे। तो वहाँ आपको रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड व खिलाफत आंदोलन के ऊपर संक्षिप्त में प्रकाश डालना है। तत्पश्चात असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम और प्रगति बताना है, जिसमें बहिष्कार, हड़तालें, स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा, इसके पश्चात कुछ वन्य कानूनों का जो उल्लंघन किया गया उसकी जानकारी देनी है। वह अंत में चौरी चौरा कांड और असहयोग आंदोलन की समाप्ति पर आपको संक्षिप्त में लेख लिखना है। वह असहयोग आंदोलन का महत्व एवं प्रभाव बताना है, जिसमें सकारात्मक आंदोलन, अंग्रेजी राज की नींव हिलना, जन आंदोलन व राष्ट्रीयता का प्रसार बताना है। विद्यार्थियों, आपको जानकारी में होना चाहिए कि निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर आपको लगभग 250 शब्दों में लिखने हैं। इसके लिए आपको यह आदर्श उत्तर दिया गया है, इसके अनुरूप आप अपना उत्तर तैयार करने का प्रयास कीजिए। अब हम अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखें। प्रश्न 3, 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा संचालित सविनय अवज्ञा आंदोलन का विस्तार से वर्णन कीजिए, अथवा महात्मा गांधी की दांडी मार्च का विस्तृत वर्णन कीजिए। इसके साथ ही इस प्रश्न को आपको इस रूप में भी पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी द्वारा संचालित सविनय अवज्ञा आंदोलन का हमारे स्वतंत्रता संग्राम पर क्या प्रभाव पड़ा, स्पष्ट कीजिए। तो विद्यार्थियों, तीनों प्रश्नों का मूल में सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित आपको जानकारी देनी है। आइए इसका आदर्श उत्तर क्या हो सकता है, देखते हैं। उत्तर, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए जाने के कारण। तो पहले हम कारण बताएंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया गया, जो सत्य और अहिंसा पर आधारित एक विशाल आंदोलन था। इस आंदोलन को चलाए जाने के निम्न कारण थे। पहला कारण, साइमन कमीशन। 1928 में साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा तो उसका प्रबल विरोध हुआ, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। भारतीयों के विरोध के बावजूद भी इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित कर दी, जिससे भारतीयों में असंतोष फैल गया। दूसरा बिंदु, बारदोली किसान आंदोलन। बारदोली के किसान आंदोलन की सफलता ने गांधी जी को सरकार के विरुद्ध आंदोलन चलाने के लिए प्रेरित किया। तीसरा बिंदु, पूर्ण स्वराज की मांग। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ। 29 दिसंबर 1929 को अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया। चौथा बिंदु, 26 जनवरी 1930 को विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर और देशभक्ति के गीत गाकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन की भूमिका तैयार हो रही थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस प्रकार शुरू हुआ?
तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा का प्रारंभ। तो दांडी यात्रा के प्रारंभ से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत देखो किस प्रकार से होती है, देखते हैं। स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के तुरंत बाद गांधी जी ने घोषणा की कि ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक घृणित नमक कानून को तोड़ने के लिए यात्रा का नेतृत्व करेंगे। 12 मार्च 1930, विद्यार्थियों ये तिथि आपको याद रखनी है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 आश्रम वासियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी नामक स्थान की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने लगभग 200 मील की यात्रा पैदल चलकर 24 दिन में तय की। 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल को वहां उन्होंने मुट्ठी पर नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। इस प्रकार विद्यार्थियों 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। अब हम देखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रगति किस प्रकार से हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रगति। देश के विशाल भाग में किसानों ने दमनकारी औपनिवेशिक कानून का उल्लंघन प्रारंभ किया। जिस प्रकार गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन किया, उसी प्रकार पूरे देश में किसानों ने दमनकारी औपनिवेशिक कानून का भी उल्लंघन करना प्रारंभ किया। दूसरा, मजदूर हड़ताल पर चले गए। 3, वकीलों ने ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार किया। 4, विद्यार्थियों ने सरकारी शिक्षा संस्थानों में पढ़ने से इनकार कर दिया। 5, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई तथा स्वदेशी का प्रयोग करना सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक अन्य कार्यक्रम था। 6, महिलाओं द्वारा शराब तथा विदेशी वस्तुओं की दुकानों पर धरना दिया गया, यह एक महत्वपूर्ण कार्य था। 7, देश के विभिन्न भागों में समानांतर नमक यात्रा आयोजित की गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन समस्त भारत में फैला और इसके तहत आंदोलन में अलग अलग कार्य किए गए। अगला बिंदु, ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति। नमक सत्याग्रह के दौरान लगभग 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गांधी जी भी इसमें शामिल थे। गांधी इरविन समझौता, इसी समझौते से सविनय अवज्ञा आंदोलन रुक गया था, समाप्त हुआ था। देखते हैं क्या हुआ। गांधी इरविन समझौता। 5 मार्च 1932 को गांधी जी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ, जो गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार सरकार ने राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया तथा कांग्रेस ने आंदोलन को स्थगित करना स्वीकार कर लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन का पुनः प्रारंभ। 1931 में लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने भाग लिया, परंतु सम्मेलन में भारतीय प्रशासन के बारे में कोई उचित हल नहीं निकल पाने के कारण गांधी जी निराश होकर लौट आए। भारत लौटने पर उन्होंने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने आंदोलनकारियों पर अत्याचार करने प्रारंभ कर दिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन का अंत। सरकार के दमनकारी चक्र के समक्ष सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का महत्व क्या है? पहला बिंदु, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को व्यापक बनाना। इस आंदोलन ने जागृति उत्पन्न की। इस आंदोलन से अंग्रेजों को यह आभास हो गया कि अब उनका राज बहुत दिनों तक नहीं टिक सकेगा और उन्हें भारतीयों को सत्ता में हिस्सा देना होगा। 4, इस आंदोलन ने स्वदेशी को बढ़ावा दिया। विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में अध्ययन किया है कि उसके आंदोलन के प्रारंभ होने के समय भारत में क्या स्थिति, क्या कारण थे, साथ ही साथ आंदोलन की प्रगति किस प्रकार से हुई, दांडी यात्रा से किस प्रकार इसकी शुरुआत होती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रगति के बिंदुओं के अध्ययन के साथ साथ हम यहाँ पर ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति भी बताएंगे व गांधी इरविन समझौते का उल्लेख करेंगे, जिससे सविनय अवज्ञा आंदोलन रुक गया था। तत्पश्चात गोलमेज सम्मेलन की असफलता पर पुनः आंदोलन प्रारंभ हुआ, लेकिन अंग्रेजों के अत्याचार की वजह से बंद करना पड़ा और अंत में हम सविनय अवज्ञा आंदोलन का महत्व बताएंगे। इस प्रकार विद्यार्थियों हमारा उत्तर तैयार होगा। आइए विद्यार्थियों, एक महत्वपूर्ण प्रश्न हम और करते हैं। इन्हीं प्रश्नों में से आपको एक प्रश्न अवश्य प्राप्त होगा और परीक्षा में आप बहुत अच्छे अंक से उत्तीर्ण होंगे। निरंतर अध्ययन करते रहिए। प्रश्न 4, आप कैसे कह सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था? अथवा भारत छोड़ो आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ गांधी जी का तीसरा बड़ा आंदोलन था, स्पष्ट कीजिए। अथवा
भारत छोड़ो आंदोलन का क्या महत्व है स्पष्ट कीजिए। साथ ही इस प्रश्न को आपको इस रूप में भी पूछा जा सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए अथवा भारत छोड़ो आंदोलन के उदय के कारण बताते हुए इसके प्रमुख कार्यक्रम और गतिविधियों पर प्रकाश डालिए। इन समस्त प्रश्नों से हमें मूल रूप से भारत छोड़ो आंदोलन के ऊपर तथ्यों को प्रकाश में लाना है। तो आइए विद्यार्थियों, प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से लिखा जाएगा देखते हैं। उत्तर: भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के कारण। किन परिस्थितियों में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया? पहला बिंदु, अंग्रेजी साम्राज्यवाद। सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने के बाद कांग्रेस द्वारा ब्रिटिश सरकार को समर्थन देने के लिए शर्त रखी गई कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा, किंतु ब्रिटिश सरकार इस पर सहमत नहीं हुई। इसके विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने अक्टूबर 1939 में त्यागपत्र दे दिया। दूसरा बिंदु, क्रिप्स मिशन की असफलता। 1942 की शुरुआत में ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौते का रास्ता निकालने के लिए अपने एक मंत्री सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। वार्ता में कांग्रेस ने इस बात पर बल दिया कि अगर धुरी शक्तियों से भारत की रक्षा के लिए ब्रिटिश शासन कांग्रेस का समर्थन चाहता है तो वायसराय को सबसे पहले अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को एक रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना चाहिए। इसी बात पर वार्ता टूट गई। क्रिप्स मिशन की विफलता के पश्चात गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का फैसला किया। भारत छोड़ो आंदोलन किस प्रकार से शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 ईस्वी को गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो गया। गांधी जी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन की प्रगति: देश भर के युवा कार्यकर्ता हड़ताल और तोड़फोड़ की कार्रवाइयों के जरिए आंदोलन चलाते रहे। कांग्रेस में जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी सदस्य भूमिगत प्रतिरोध गतिविधियों में सबसे ज़्यादा सक्रिय थे। पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर जैसे कई जिलों में स्वतंत्र सरकार की स्थापना कर दी गई। आंदोलन की समाप्ति: अंग्रेजों ने भारत छोड़ो आंदोलन के प्रति कठोर रवैया अपनाया। इस विद्रोह का दमन करने में 1 वर्ष से अधिक समय लगा। आंदोलन का क्या महत्व है? पहला, यह एक जन आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था जिसमें लाखों आम हिंदुस्तानी शामिल थे। इस आंदोलन में युवाओं को बड़ी संख्या में अपनी ओर आकर्षित किया। उन्होंने अपने कॉलेज छोड़कर जेल का रास्ता अपनाया। दूसरा बिंदु, भारत में राजनीतिक जागृति। भारत छोड़ो आंदोलन के फलस्वरूप भारत में राजनीतिक जागृति आई। ब्रिटिश सरकार को पता चल गया कि अब वह भारत में अधिक दिनों तक शासन नहीं कर पाएगी। तीसरा बिंदु, राष्ट्रवादी भावनाओं में वृद्धि। भारत छोड़ो आंदोलन ने आम जनता की राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ाया। इसका सकारात्मक परिणाम हुआ कि कुछ वर्षों पश्चात अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही पड़ा और भारत को अंग्रेजी दास्ता से आज़ादी प्राप्त हो गई। विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने आज अध्याय 13 से संबंधित 4 महत्वपूर्ण निबंधात्मक प्रश्न तैयार किए हैं और आपको इसी अध्याय में से 4 अंक का निबंधात्मक प्रश्न भी प्राप्त होगा। आपकी कक्षा 12 इतिहास में 3-4 नंबर के प्रश्न आएंगे, जिसमें से 2 प्रश्न निबंधात्मक होंगे और 1 प्रश्न मानचित्र आधारित होगा। निबंधात्मक प्रश्नों में से 1 प्रश्न आपको इसी अध्याय से प्राप्त होगा, जो कि अध्याय 13 है, महात्मा गांधी से संबंधित अध्याय है। इससे संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताए गए हैं। इन्हीं प्रश्नों में से आपको प्रश्न प्राप्त होने की पूरी संभावना है। साथ ही साथ आपको 1 प्रश्न 4 अंक का और प्राप्त होगा और वह आपको अध्याय 6 भक्ति व सूफी परंपरा से प्राप्त होगा। उस अध्याय से संबंधित भी महत्वपूर्ण प्रश्न हम शीघ्र ही करेंगे, जो कि आपको 4 अंक दिलाएंगे। तो आइए विद्यार्थियों, निरंतर अध्ययन करते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। शीघ्र ही पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।